हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 मैथमेटिक्स, इसका चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक, जिसको हम सांख्यिकी भी बोलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। और प्यारे बच्चों, अगर इस चैप्टर की बात करें तो डाटा इंटरप्रिटेशन के सेंस में आप बहुत छोटी क्लासेस से इस चैप्टर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम इसकी एक ओवरऑल पूरे चैप्टर की जो एक बेसिक नॉलेज है वो लेंगे, ताकि जब विद्यालय ओपन हो तो वहाँ पे आपको इस चैप्टर इस वीडियो लेक्चर से, इस लाइव लेक्चर से जो आपने सीखा है उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और ज़्यादा डेवलप हो। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 12, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। और इसमें इस पूरे चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके पास स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप 4th 5th क्लासेस से करते आ रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की सेंस में। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है 10वीं कक्षा के शिक्षक एक कक्षा का परिणाम तैयार कर रहे हैं। वह नीचे दिखाए गए डबल बार ग्राफ का उपयोग करके कक्षा 9, देखो अब वो 10वीं कक्षा का शिक्षक है तो उससे पिछले साल वो 9वीं कक्षा को पढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पे कक्षा 9 जिसमें वो कब उसने पढ़ा है 2018 और 19 में। उसके बाद कक्षा 10 जिसमें उस कक्षा को वो पढ़ा रहा है 2019 और 20 में। तो इसके बारे में क्या कहा गया है कि आंकड़ों के यहाँ पे अध्ययन किया गया, तुलना कर रहे हैं इन आंकड़ों की, और इस तुलना के बेस पे आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देने हैं। यहाँ पे अगर आप इस बार ग्राफ को, इस दंड आलेख को आप देखें तो आप इसमें देखेंगे कि जो 2018-19 का है, ये वाला जो 2018-19 का है, आप इसमें देखेंगे कि इसको ब्लैंक दिखाया गया है। तो ये वाला जो है 2018-19 के लिए है, और जो 2019-20 के लिए है उसको शेडेड किया गया है। तो एक विद्यार्थी है, उसके गणित में 2018-19 में कितने अंक आए हैं? 30। यहाँ पे इसकी सीध में हम यहाँ पे जाएंगे तो उसके 30 अंक आए हैं। ठीक इसी तरह से उसके 2019-20 में, यानी कि जब वो 10वीं कक्षा में हो गया तो उसके कितने अंक आए हैं? तो उसके अंक हो गए अब यहाँ पे 60। ये हमारे पास 60 हो गया, ये 30। तो अब आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि उसके अंक 30 से 60 हो गए। तो कक्षा 9 से कक्षा 10 में जब वो पहुंचा है तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई, बढ़ी है, अच्छा परफॉर्म किया उसने। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान में उसके कितने अंक थे? 50 2018-19 में, यहाँ पे 50। और जो 2019-20 में कितने हो गए? वो बढ़ के कितने हो गए? 60 हो गए, 60। अब इसी तरह से विज्ञान में कितने थे? इसकी सीध में यहाँ पे आएंगे तो ये 40 हो जाएगा, और 2019-20 में ये 50 हो गए। तो इसमें भी 10 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 2018-19 में जो अंग्रेजी विषय है उसके 70 अंक थे, 70 थे। लेकिन जैसे ही वो 19-20 में गया, 10th क्लास में हुआ, तो उसके जो इंग्लिश में जो अंक हैं वो कम हो गए, यानी कि इसके जो अंकों में सुधार है वो नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए 19-20 में उसके अंग्रेजी में 50 हो गए, और पहले उसके कितने थे? 70। ये 70 थे, अब वो कितने रह गए? 50 रह गए। तो यहाँ पे उसका सुधार नहीं हुआ अंकों में। और हिंदी विषय की अगर बात करें तो यानी कि जब वो 9th क्लास में था 2018-19 में, तब भी उसके कितने अंक थे? इसकी सीध में जाएंगे तो 50 अंक थे। और जब वो 10th क्लास में हो गया
2019-20 में तब भी उसके 85 ही अंक हैं। तो यहाँ पे ना तो उसके अंक कम हुए, ना ही अंक उसके ज़्यादा हुए। अब आपको इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको ये जो बार ग्राफ है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब पहला क्वेश्चन है जो, किस वर्ष के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ? तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखेंगे कि किस विषय के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ। तो ये हमें बताना है कि कौन सा विषय है जिसके प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ। विषय बताना है कि वो विषय कौन सा है जिसमें सुधार हुआ है। अनिल जी लिख रहे हैं 50, दीपक कुमावत भी लिख रहे हैं 50। तो आपको क्या बताना है? विषय बताना है, किस विषय के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ। हाँ, विनीत योगी ने लिखा है मैथ्स, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सरबती गेमर ने भी लिखा है मैथ, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि अब आपको एक समझ में आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ से, देखो उसके 2018-19 में मैथ में कितने, गणित में कितने अंक थे? 30। और यहाँ पे कितने हो गए अब 19-20 में? 60। तो 30 का इंक्रीज किया। और यहाँ पे देखो, यहाँ 10 का इंक्रीज है, यहाँ पे भी 10 का इंक्रीज है। यहाँ तो इंक्रीज है ही नहीं है, तो डिक्रीज हो गया, कम हो गए मार्क्स। यहाँ पे ना इंक्रीज हुआ, ना डिक्रीज हुआ, ना कम हुआ, ना ही ज़्यादा हुआ। तो सबसे अधिक जो सुधार हुआ वो किस विषय में हुआ? गणित विषय में हुआ है। प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान से, अब आप देखो कुछ बच्चे इंग्लिश लिख रहे हैं, तो इंग्लिश में तो आप देखो कि इंग्लिश में उसके 18-19 में कितने अंक थे? 70 थे। और 19-20 में कितने हो गए उसके? 50 हो गए। उसके तो अंक कम हो गए, सुधार तो हुआ ही नहीं, बल्कि उसके तो कम हो गए। तो इसका आंसर हो गया मैथ्स। तो गणित विषय में उसका 30 अंकों की बढ़ोतरी हुई, तो यहाँ पे उसका सुधार हुआ गणित में। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ इसका आंसर हो गया गणित। नेक्स्ट, किस विषय में प्रदर्शन खराब हुआ है? ये बताना है कि किस विषय में जो प्रदर्शन है वो खराब हुआ है। तो आप इसको ध्यान से देखें कि 2018-19 से 19-20 की तरफ जाएंगे तो किस में जो ग्राफ है वो नीचे आया है। बार ग्राफ जिसमें 19-20 में छोटा हो गया, यानी कि प्रदर्शन खराब हो गया उसका। तो अब आप सोचें इसके बारे में कि कहाँ पे खराब हुआ है ये। शाबाश, कमेंट बॉक्स में लिखें आप इसके बारे में। हाँ, एक बार फिर विनीत योगी ने सबसे पहले इसका जवाब दिया है इंग्लिश सब्जेक्ट में, बिल्कुल बहुत बढ़िया। संजना वर्मा ने इंग्लिश, रेणु शर्मा इंग्लिश, बहुत बढ़िया। दीपक शर्मा इंग्लिश, ममता जी इंग्लिश, बहुत बढ़िया। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो आप देखेंगे इंग्लिश में उसके जो अंक थे 2018-19 में वो 70 थे, 70 थे। और 19-20 में वो घट के कितने रह गए? 50 रह गए, कम हो गए, ज़्यादा नहीं हुए, कम हो गए। देखो ये देखो, यहाँ से जो बार है ये बढ़ गया, ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, लेकिन ये तो नीचे आया। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रदर्शन खराब हुआ। और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा हिंदी विषय में, तो प्रदर्शन खराब हुआ अंग्रेजी विषय में। तो इसका आंसर आ जाएगा अंग्रेजी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी विषय में कितना सुधार हुआ? तो प्यारे बच्चों, बार जो ग्राफ है इसको ध्यान से देखो। आपके साथ इस क्वेश्चन की सहायता के लिए साइट में टेबल भी बना दिया है। उसके हिसाब से सोचिए कि हिंदी विषय में कितना सुधार हुआ है, कि कितना सुधार आप हिंदी विषय में कर पाए हैं, ये आपको बताना है। शाबाश, कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी। हाँ, बिल्कुल सही। अब की बार दीपक शर्मा ने लिखा है कि कोई नहीं, मतलब कुछ सुधार नहीं हुआ है। रेणु शर्मा कह रहे हैं 0। इसी तरह से राजदीप सिद्धू 0, संजना वर्मा नथिंग, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सही। आपको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आप देखें कि 2018-19 में उसके इंग्लिश में, हिंदी में कितने अंक थे? 50। और 19-20 में कितने आए? 50। तो कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे
कोई सुधार नहीं हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई सुधार यहाँ पे नहीं हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक और दंड आलेख या बार ग्राफ दिया गया है। इसमें जो आपके सामने इंफॉर्मेशन है, दंड आलेख या बार ग्राफ किस जानकारी को दे रहा है इंफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे चावल का उत्पादन दिया हुआ है लाख टन में और साथ में दिया हुआ है वर्ष। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें 78-79 में 35 मतलब 35 लाख टन की बात है, 79-80 में 25 लाख टन, और यहाँ से 80-81 में 55 लाख टन, 81-82 में 70 लाख टन और 82-83 में 45 लाख टन। तो ये जानकारी है। इस जानकारी के बेस पे आपको जो आंसर है वो देने हैं। पहला तो क्वेश्चन यही है कि दंड आलेख किस जानकारी को दे रहा है। तो दंड आलेख से हमें क्या जानकारी मिल रही है? तो दंड आलेख से सीधी सी बात है, हमें किसके बारे में पता चल रहा है? चावल के उत्पादन के बारे में हमें पता चल रहा है। तो दंड आलेख हमें क्या दर्शा रहा है? चावलों के उत्पादन को दर्शा रहा है। नेक्स्ट, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहा है कि 78-79 में और 81-82 में जो उत्पादन है उसका अनुपात कितना है। तो 78-79 में जो उत्पादन है वो कितना है? 35 लाख टन। और 81-82 में यह है हमारे पास 70 लाख टन। तो इनका अनुपात निकालना है तो 35 में ही कट जाएंगे, 35 एकम 35 और 35 दूनी 70। तो यहाँ पे जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा? 1:2 या 1:2। हाँ, संजना वर्मा ने लिखा है कि 35, तो 35 हो गया 78-79 के लिए। इसी तरह से 81-82 के लिए हमारे पास 70 हो जाएगा, और फिर हमें इस तरीके से उसका जो अनुपात है वो फाइंड करना है, यानी कि उसका जो रेशियो है वो फाइंड करना है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये अनुपात हमने निकाल दिया। यहाँ से थर्ड क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। 1978 से 1983 तक सबसे ज़्यादा और सबसे कम चावल के उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए। देखते हैं कौन इसका सबसे पहले आंसर देता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है पहले क्या कहा गया है। देखो, यहाँ से 1978 से स्टार्ट हुआ है और 1983 तक ही है। तो 1978 से लेकर 1983 तक की ही इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो इसमें कहा कि सबसे ज़्यादा जो चावल का उत्पादन हुआ है और सबसे कम जो चावल का उत्पादन हुआ है, तो उसका अंतर कितना है। तो आप इसमें देखें, सबसे बड़ा बार कौन सा है? वो सबसे ज़्यादा उत्पादन है। सबसे छोटा बार कौन सा है? वो सबसे कम उत्पादन है। और फिर हम क्या करेंगे, दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों से बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या आंसर है। तो सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे? ये रहा 70 लाख टन। और सबसे कम जो उत्पादन हमें कहाँ मिल रहा है? ये वाला 25 लाख टन। तो 70 लाख टन में से अगर हम 25 लाख टन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा? जो अंतर है वो रह जाएगा 45 लाख टन। तो शाबाश, यहाँ पे मुझसे भी पहले बहुत कुछ क्वेश्चन बच्चों ने तो इसको सोल्व कर दिया है। सबसे पहले जो जवाब आया है वो राजदीप सिद्धू का है, बहुत बढ़िया। दीपिका शर्मा 45, अनिल शर्मा 45, अनिल शर्मा बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। ममता जी 45, कृष्ण वर्मा 45, सरबती गेमर 45, बहुत बढ़िया। सुखपाल कौर 45, आकम सिंह 45, नेहा प्रजापत 45, कृष्ण वर्मा 45। शाबाश, सभी के जो आंसर हैं वो राइट आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया। तो सबसे अधिक उत्पादन 25 और उसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। टन के साथ आपने लाख भी लिखना है।
लाख टन है, क्योंकि ये लाख टन, यहाँ पे भी लाख टन, तो ये कितना आ जाएगा 45 लाख टन, क्योंकि ये जो मात्रा है चावल का उत्पादन है वो लाख टन में ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि 155 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं और देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को कौन सोल्व करता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि 155 सॉरी, यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में है कि 155 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली लड़कियां, तो यहाँ पे लंबाई दे रखी है, लंबाई या फिर ऊंचाई, और लड़कियों की संख्या 135 से 140 कितनी लड़कियां हैं? 4। 140 से 145 के बीच में 7 लड़कियां हैं। 145 से 150 तक 18 लड़कियां हैं। 150 से 155 तक 11 लड़कियां हैं। 155 से 160 तक 6 लड़कियां हैं और 160 से 165 तक 5 लड़कियां हैं। अब हमें क्या चाहिए कि 155 सेंटीमीटर से कम, तो यानी कि ये सारी 155 से कम ये आ जाएंगे यहाँ तक, क्योंकि ये तो 155 से ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इन सब को जोड़ना है आपको, ये कितनी लड़कियाँ हैं और उसका क्या करना है, हमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले तो 155 सेंटीमीटर लंबाई से कम कितनी लड़कियां हैं वो लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये कुल कितनी लड़कियां हैं यहाँ पे लिखना है, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके लिए? उसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि किसका आंसर है जो वो सही आएगा। तो सबसे पहले तो आपको इनको जोड़ना है, 4 और 7 11, 11 और 11 22 और 18, ये हमारे पास हो जाएंगे 40 हो गया, डिवाइड बाई, और जो बाकी के बचे हैं उसको भी यूज कर लेंगे, डिवाइड बाई, और फिर क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखें, तो ये हमें इनको प्लस करना है। 155 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई की लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 40, और जो कुल लड़कियों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? इनको सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। अब प्रतिशत हमें निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम? 40 बटे में 51 और गुना में 100। तो इसको सोल्व करके जो आएगा वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो प्रतिशत में आंसर आ गया वो लगभग हमारे पास कितना आ गया? 78.43%। तो प्यारे बच्चों, एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। परसेंटेज में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जब भी हमें प्रतिशत निकालना है, जितना है सबसे पहले हम लिखेंगे जितने की बात, जिसका प्रतिशत निकालना है, कुल कितने पे वो निकालना है, और फिर उसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा वो हमें प्रतिशत में रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 78.43%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था जो हमारा 145 सेंटीमीटर या इससे अधिक लंबाई वाली लड़कियों की संख्या क्या है? बताइए। 145 सेंटीमीटर या इससे अधिक, ये 145 से 150, यानी कि इनका हमें प्लस करना है। तो इनको प्लस करके जो आएगा वो लड़कियों की संख्या आ जाएगी हमारे पास। तो ये वाली तो 140 से 145 है, तो ये तो 145 से कम है, ये भी 145 से कम है, तो ये तो हमें लेना नहीं है। ये सारे 145 से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है? इसको प्लस करना है। तो इसको प्लस करेंगे जब हम, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 145 सेंटीमीटर या इससे अधिक लंबाई वाली लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 18, 11, 6 और 5, इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 40। सरपति गेमर ने 40 लिखा है, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। ममता जी 40, राजदीप सिद्धू का इस बार 47, थोड़ा गड़बड़ हो गया।
कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। अहलावत बॉय 40, सुखपाल कौर 40, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक बारंबारता, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी वाला अंतराल कौन सा है? सबसे अधिक बारंबारता, देखते हैं सबसे पहले इसका कौन जवाब देगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे अधिक बारंबारता, बारंबारता मतलब जैसे लड़कियों की संख्या है तो ये बारंबारता है, कोई कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 बार रिपीट हो रहा है, ये 7 है, ये 18 है, ये 11 है, ये 6 है, ये 5 है। तो सबसे ज़्यादा बार कितनी बार आया? 18 बार। अब ये बताना है हमें, क्वेश्चन देखना है आपको क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है सबसे अधिक बारंबारता वाला अंतराल कौन सा है। तो आपको अंतराल बताना है कौन सा है। तो बताएं आप अंतराल कौन सा है। इसका आंसर 18 नहीं है। उसने ये नहीं पूछा कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, उसने कहा है कि सबसे अधिक बारंबारता वाला अंतराल कौन सा है। तो आपको अंतराल बताना है, यानी कि ये वर्ग अंतराल जो इधर वाला है, ये इसको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो ये वर्ग अंतराल आपको बताना है कि कौन सा है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहला जवाब देखें किसका आया है हमारे पास, सबसे पहले जो इसका जवाब आया है वो आया सुखपाल कौर 145 से 150। हाँ बिल्कुल, देखो ये तो बारंबारता है लेकिन वर्ग अंतराल तो ये है। तो 145 से 150 ये इसका आंसर आ जाएगा। सोमवीर शर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। राजदीप सिद्धू ने बहुत सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। दीपक शर्मा वेल डन, शाबाश। अब सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। इसमें जैसे अभी ये वर्ग अंतराल हमारे पास कौन सा आया, 145 से 150। तो ये एक वर्ग अंतराल है, इसकी निम्न सीमा है 145 और इसकी उच्च सीमा है 150। ये भी ध्यान रखें, कई बार पूछ लेते हैं कि वर्ग अंतराल 145 से 150 की निम्न सीमा क्या है। तो ऐसे भी थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये आपके पास 6-7 क्लास से आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको रिवाइज कराने की सेंस में बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चंस हैं। आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों डाटा का प्रयोग करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आंकड़े दिए हैं हमारे पास 16, 8, 16, 7, 12, 16, 14, 16, 17, 16, 5, 20, 9, 12, 16, 8, 14, 16, 12 और 5 ये डाटा हमें दिया गया है। अब इस डाटा को पहले सबसे पहले आप देख लें कितना है, कितने हैं ये, कितनी संख्याएं हमें दी गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है। अब इसके बेस पे आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य, जिसको हम औसत भी बोल देते हैं, औसत इंग्लिश में बोलते हैं मीन, मीन ज्ञात कीजिए। दूसरे प्रश्न में इसी आंकड़े का माध्यक ज्ञात करना है, जिसको हम इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। और तीसरे क्वेश्चन में ये जो डाटा दिया हुआ है, जो आंकड़े दिए हुए हैं, उसका बहुलक ज्ञात करना है, जिसको हम मोड बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया मीन, माध्यक, मीडियन, माध्यक और मोड, बहुलक। तो एक एक करके हम इन क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले जो आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, बहुत छोटी क्लासेस से आप 6-7 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो आंकड़ों का माध्य है वो क्या होता है। माध्य ज्ञात करने का यहाँ पे सूत्र क्या है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। अब ये जितने भी हैं ये आंकड़े जो हमें दिए हुए हैं, इन सब का आपको जोड़ करना है और इसके बटे में क्या करना है, आंकड़ों की संख्या, मतलब ये कितने हैं। तो ये तो हमने काउंट कर ही लिए थे कि ये 20 है। अब इन सब का जोड़ करके फटाफट आंसर बताएं आप, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो आंकड़ों का योग यानी कि ऊपर जो भी डाटा दिया हुआ है, आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, मुझे पूरा यकीन है।
तो इन सभी को जोड़ के और फिर इसके बटे में हमें क्या करना है 20। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, माध्य मिल जाएगा। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इन सबको प्लस करते हैं, तो इन सबको प्लस करने पे हमें मिलेगा 255 बटे में 20। तो 255 को जब हम 20 पे भाग करेंगे तो हमें जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 12.75। तो इसको आप कैंसिल कर लेंगे, पहले आप इसको 5 पे कैंसिल कर लें और जो बचता है फिर उसको 4 से डिवाइड करके इसका आंसर निकाल लेंगे। आप इसको नोट कर लें क्वेश्चन को और इसको आराम से फिर इसको करके देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। एक बार कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताएं कि क्या आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है अच्छे से, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आपके कुछ आंसर साथ मिल गए हैं मुझे कि आप कह रहे हैं कि यस सर समझ में आ रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने जो माध्य है वो ज्ञात करना सीख लिया। माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन। ध्यान रखेंगे बच्चों आपको, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से अभी पढ़ोगे 9th 10th तक, इसके बाद आपको फिर मैथ्स पढ़ना है तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है, तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस इंग्लिश मीडियम की भी करते रहे। नेक्स्ट पार्ट था जो इसका माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक को हम इंग्लिश में बोलेंगे मीडियन। दोबारा लिख देता हूं, मीडियन। प्यारे बच्चों, मीडियन का मतलब है जो वैल्यू बिल्कुल बीच में है इसमें। लेकिन एक बात ध्यान रखोगे कि जब भी आंकड़ों का आप माध्यक या माध्यिका ज्ञात करोगे तो जो भी आपके पास आंकड़े दिए हुए हैं उनको सबसे पहले आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, इन दोनों में से किसी एक क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे और फिर उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। अब आप देखेंगे तो सबसे पहले जब हम इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे, तो ये जो सारा डाटा है हमने इसको क्या कर लिया, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर ये 5 2 बार आया हुआ तो 2 बार लिख दिया, फिर उससे बड़ा 8 2 बार आया हुआ तो वो भी लिख दिया, फिर 9, फिर 12, फिर 14 और ये 16 जितनी बार भी आया वो लिख दिया, 17 और 20। तो हमने इसको आरोही क्रम में लिख दिया, बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब इसमें क्या है, इसमें जो बीच की वैल्यू है उसकी बात करेंगे। अब देखो टोटल जो संख्याएं हैं ये वो 20 है। 20 का आधा होता है 10। तो अगर हम 10वीं संख्या लें, 1 2 3 4 5 6 7, ये अगर हम 10वीं संख्या लें तो इधर तो रह जाएंगी 9 और इधर आ जाएंगी 10। और अगर हम 11वीं संख्या लें तो इधर हो जाएंगी 10 और इधर रह जाएंगी 9। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को लेके और इनका औसत या माध्य निकाल देते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। मान लो आपके पास 5 संख्याएं हैं, वो है 3 12 15 17 और 20। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, आरोही क्रम में लिख दिया। तो आप देखेंगे अगर हमें इसका माध्य ज्ञात करना है तो देखो 15 है, क्योंकि इसके इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो ये बीच की संख्या है। लेकिन अगर संख्याएं ऐसे हैं 2 6 8 10 24
और 30। तो अभी 6 संख्याएं हैं। अगर मैं तीसरी को लूँ तो इधर 2 हो जाएंगी, इधर 3 हो जाएंगी, और अगर मैं चौथी को लूँ तो इधर 3 हो जाएंगी और इधर 2 हो जाएंगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ही लेनी पड़ेंगी, और इन दोनों को लेके इनको जोड़ के इनका माध्य ज्ञात कर देंगे। इनका दोनों को जोड़ के और बटे में 2 कर देंगे। 18 बटे में 2 यानी कि 9 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हमें बात ध्यान रखनी है, तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू, संख्याएं कितनी थी, 5। तो एक ही आंसर मिला हमें, ये मिल गया था 15। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 6। तो हमें ये 2 संख्याएं मिलेंगी और फिर दोनों को जोड़ के 2 से हमें भाग करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमारा n विषम है, ओड है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें कौन सी संख्या देखनी है, n+1 डिवाइड बाई 2, 2th वैल्यू, ये हमें देखनी है। देखो ये 5 था, तो 5 और 1 6, 6 बटा 2 3, तो हमने पहली, दूसरी, तीसरी देखी थी। लेकिन अगर n हमारा सम है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लेनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो n/2 ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, और एक उससे अगली वाली n/2 + 1, ये दोनों टर्म देखनी पड़ेगी, और इनकी जो वैल्यू है उन दोनों को प्लस करके और फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो जी यहाँ पे हमारे पास क्या था, 6 था, तो हमने कौन सी ली, तीसरी और चौथी। 6 बटे में 2 3 आ गया, तो तीसरी ली, और 6 बटा 2 + 1 3 जमा 1 4, तो तीसरी और चौथी लेके और उसका फिर हमने क्या किया, आधा किया है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखोगे। तो आपको ये सबसे पहले तो क्या देखना है कि जो n है आपका वो विषम है या फिर सम है, ये देखना पड़ेगा। तो अब आप देखिए n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 है, तो ये तो कैसा है, सम है। तो माध्यक क्या होगा, माध्यक होगा n डिवाइड बाई 2, एक तो ये वाली वैल्यू, या फिर n बटे 2 मान, और एक n बटे में 2 + 1 ये वाला मान, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो n/2th वैल्यू या फिर वहाँ मान, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 20 बटा 2 यानी कि एक तो 10th वैल्यू 10वें नंबर पे है, और 20 बटा 2 10, 10 और 1 11, और एक 11th वैल्यू, इन दोनों को प्लस करेंगे और इसके बटे में 2 करेंगे। तो 10th वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th वैल्यू, ये 11th वैल्यू, 14 + 14 डिवाइड बाई 2, 28 डिवाइड बाई 2, जब इसको सोल्व करेंगे तो 28 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो 28 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आंकड़ों की संख्या सम है, तो हमारे पास माध्यक का जो फॉर्मूला है n बटा 2वां पद प्लस n बटे 2 जमा 1वां पद बटे में 2। प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को आप लिख लें। ये कब होगा, जब हमारे पास जो n है वो सम है, और अगर n विषम हो तो क्या होगा, माध्यक बराबर है, फिर बिल्कुल आसान है, क्या, n+1 डिवाइड बाय 2th वैल्यू।
ये छोटा है। तो आप इन दोनों को अपनी कॉपी पे नोट कर लें, ठीक है। तो इसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे n/2, n का मान है हमारे पास 20, तो 20/2 यानी कि 10वां मान, और 10वां प्लस 1 11वां मान। 10वां मान भी हमारे पास कितना है, 14 है, और 11वां मान भी 14 है। तो 14 + 14 हमारे पास करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 28/2, तो वही आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 14 ही आ जाएगा। तो इसका माध्यक जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा प्रैक्टिस की प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप तो इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। देखिएगा कौन इसका जवाब देगा। बहुत आसान सी बात है। बहुलक के लिए क्या करना है आपको, इसमें जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है वही इसका बहुलक है। बताएं इसका बहुलक क्या होगा, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसमें सबसे ज़्यादा बार आई है। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आई है। तो आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू कौन सी है। अब यहाँ पे देखें, 5 2 बार आया हुआ है, 7 1 बार, 8 2 बार, 9 1 बार, 12 3 बार, 14 2 बार, 16 1 2 3 4 5 6 7, 16 आया हुआ है 7 बार, 17 1 बार और 20 भी 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 16 आया। कितनी बार आया, 7 बार आया, कौन, 16। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही इसका आंसर है। तो इसका आंसर आ जाएगा 16। शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया है। लगभग सभी बच्चों ने इसका जो सही है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेल डन। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको ठीक ढंग से समझ में आ रहा है। बहुलक हो गया इसका 16। एक थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेटर करने के लिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि अब की बार डाटा थोड़ा बड़ा ले लिया गया है। माध्य ज्ञात करो यदि प्रत्येक अवलोकन, ये जो ऑब्जर्वेशन है वो दी हुई है। पहले पार्ट में कहा गया है 20% की वृद्धि कर दें, 10% की कमी कर दें, 4 से गुना कर दें या फिर 2 से भाग कर दें। ये 4 केस आपके पास दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। तो जैसे हमारे पास ये जो xi है, मान लो ये ऐसे है जैसे विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, कितने अंक प्राप्त किए, 10। fi ये फ्रीक्वेंसी है, कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, 4। तो 10 अंक 4 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, 15 अंक 5 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, 20 अंक 8 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, 25 अंक 17 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, 30 अंक 6 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, 35 अंक 6 विद्यार्थियों ने, और 40 अंक 4 विद्यार्थियों ने। तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे, इन सबको जोड़ने से हमें पता चलेगा कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका माध्य ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें आपको जो xi है और जो fi है उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 10 की 4 के साथ करेंगे तो 40 आ जाएगा, 15 की 5 के साथ करेंगे तो 75 आ जाएगा। इस तरह से हम इनकी क्या कर दी, इनकी गुना कर दी। आप चाहो तो इस टेबल को ऐसे भी बना सकते हैं, xi यहाँ पे fi और ये xi fi, ऐसे टेबल बना सकते हैं। 10 15 20 25 30 35 और 40, और यहाँ पे 4 है, 5 8 17 6 और 4। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा। नेक्स्ट ये 75 आ जाएगा, तो यहाँ पे 160 आ जाएगा। इसी तरह से इनकी गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कर लिया। अब उसके बाद का स्टेप क्या है,
जो माध्य है, मीन है जो, उसका फार्मूला है समेशन या सिग्मा एक्स आई एफ आई, यानी कि इन सब का जोड़ यहाँ पे ऊपर लिखेंगे बटे में सिग्मा एफ आई, इनका जोड़, मतलब कुल कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पे नीचे लिखेंगे, और जो सोल्व करके आएगा वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लें। आप टेबल चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, और दूसरा तरीके से आप इस टेबल को इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये जो एफ आई है, इसका जो जोड़ है, ये हमारे पास किसका निशान है, सिग्मा या समेशन का, मतलब इन सारी एफ आई का जोड़, ये 50 है, और जो एक्स आई एफ आई का जोड़ है वो कितना है 1250। तो यहाँ पे तो आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा, इसकी जगह तो 1250 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो इसके साथ कैंसिल करेंगे, एक जीरो कैंसिल, और ये 25। तो एक्स बार यानी कि मीन का मान आ जाएगा 25। तो इस तरह से अगर आपके पास डाटा ऐसे दिया हुआ है तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मीन आ गया है वो कितना आ गया है 50 आ गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस थे कि अगर 20% की जो वृद्धि है कर दें इसमें तो क्या होगा, तो मीन में भी 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, पहले मीन कितना है 50 है, तो इसका 20% और निकाल देंगे, 50 का 20% और निकाल देंगे और इसमें ऐड कर देंगे, तो नया मीन आ जाएगा। नहीं 70 नहीं, 50 का हमें 20% निकालना है, तो 50 लिखा, इसका 20%, 20 डिवाइड बाय 100, ऐसे करेंगे। तो अब यहाँ से 51 जा और 52 जा, और 2 पे करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसका 20% आ गया, टोटल 10। तो पहले 50 था, 20% बना 10, तो 50 में 10 और प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप इसको नोट कर लेंगे। हमारा जो यहाँ पे हमने जब सोल्व किया था तो हमारा जो मीन है वो 25 आया था, यहाँ पे 25 आया था। क्या 25 के लिए हमें सोल्व करना है, तो यहाँ पे ये हमारा जो मीन है वो 25 है। 25 के लिए जब हम सोल्व करेंगे तो 25, तो ये हो गया हमारे पास 25 प्लस 25 का 20%, तो ये 1 पे 21 जा, और ये 4, इससे ये 5 आ जाएगा। तो ये 25 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो जो नया मीन बनेगा वो कितना बन जाएगा, फिर वो हमारे पास 30 बन जाएगा। तो ये एक मिस्टेक हो गई थी हमसे कि हमने जो मीन है वो कितना ले लिया था, 50 ले लिया था, 50 नहीं है 25 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर 10% की कमी कर दें तो आप फिर 10% निकाल लें उसका 25 का, और वो उसमें से माइनस कर दें। यहाँ पे फिर 25 है तो 25 का 10% निकाल लें। देखो 25 का 10%, 25 का 10%, तो आप देखेंगे 25 1 जा, और ये 4 जा, ये 2 रह गया, और ये 5 रह गया। तो हमारे पास आ गया 5/2, इसको हम लिख सकते हैं 2.5। तो 25 में से 2.5 माइनस कर देंगे, तो ये रह जाएगा हमारे पास 22.5। तो नया मीन ये आ जाएगा हमारे पास। थोड़ा सा प्यारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जुलाई में जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो ये चैप्टर वहाँ पे शुरू होगा, तो आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की पहले ही बन चुकी होगी।
नेक्स्ट इसमें कहा गया था कि अगर जो ऑब्जर्वेशन है, प्रत्येक जो अवलोकन है, जो भी डाटा है, सबको 4 से गुणा कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, तो जो हमारा जो मीन है वो भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 25 है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में 25 था, तो 25 भी जो पहले मीन था 25 वो 4 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा मीन है वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 25 है, 25 डिवाइड बाई 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा हमारे पास। तो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट थे प्यारे बच्चों। अगर हम चारों पार्ट की बात करें तो इसके 4 पार्ट्स में हमने सबसे पहले तो क्या किया, एफ आई एक्स आई निकाला, एक्स आई एफ आई निकाला, फिर हमने फॉर्मूला लगाया इसका, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और मीन निकाला। उसके बाद मतलब इंक्रीज की बात किया तो जो मीन आया उसमें इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। फिर हमने देखा कि अगर किसी नंबर से सारी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और डिवाइड करते हैं तो मीन भी उस नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो ये हमने इस क्वेश्चन में सीखा। नेक्स्ट, अब आपके लिए क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी, जिसे कोरोना वायरस महामारी के रूप में जाना जाता है, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम वायरस 2 SARS कोविड-2 के कारण होने वाली कोरोना वायरस बीमारी 2019 की चल रही महामारी है। इसकी पहचान पहली बार दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में हुई थी। सर्वेक्षण के दौरान शहर के एक अस्पताल में भर्ती कोविड से संक्रमित 80 रोगियों की आयु दर्ज की गई और एकत्रित किए गए डाटा को संचयी आवर्ती वितरण तालिका में दर्शाया गया है। तो कितने जो कोविड के कितने मरीज थे, 80, तो उनका डाटा इकट्ठा किया गया है यहाँ पे, और उस डाटा के बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला कि 5 से 15 वर्ष के कितने मरीज थे, 6, 15 से 25 के 11, 25 से 35 के 21, 35 से 45 के 23, 45 से 55 के 14 और 55 से 65 के 5। तो ये टोटल 80 मरीज हैं जिनको एज वाइज डिवाइड कर दिया गया है। अब इसके बेस पे आपको जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। देखते हैं कौन सबसे पहले इनके आंसर देगा। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम आवृत्ति वाला वर्ग अंतराल बताएं। ध्यान रहे कि उच्चतम आवृत्ति वाला वर्ग अंतराल बताना है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो, सबसे पहले सबसे ज्यादा जो संख्या है वो कहां पे है। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका जवाब देगा। सबसे पहले यहाँ पे जवाब आया है दीपक शर्मा का 35 से 45। राजदीप सिद्धू 35 से 45। एलावत बुआई 35 से 45। भारत हिंदी मित्रा 25 से 35। देखें क्या पूछा गया था, उच्चतम आवृत्ति वाला वर्ग अंतराल। तो सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पे 6 है, 6 बार 6 मरीज है, 11, 21, 23, 14। तो उच्चतम तो क्या हुआ, 23। सबसे ज़्यादा मरीजों की आवृत्ति यहाँ पे हो रही है, तो इसका जो वर्ग अंतराल है वो इधर देखना पड़ेगा। तो इसका वर्ग अंतराल कितना हुआ, 35 से 45। तो ये हमारे पास इसका वर्ग अंतराल आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर ने सही जवाब दिया है। कौन सी आयु वर्ग सबसे कम प्रभावित हुआ,
कौन सा आयु वर्ग सबसे कम प्रभावित है। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आपको देखना है कि किसमें जो मरीजों की संख्या वो सबसे कम है। हमारे पास मरीजों की संख्या है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो सबसे कम मरीज कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसके हिसाब से आपको आंसर देना है, कौन सा आयु वर्ग सबसे कम प्रभावित हुआ। देखते हैं किसका आंसर आएगा सबसे पहले। हिमांशी का आंसर आया 55 से 65। फिर राजदीप सिद्धू बिल्कुल सही है। अंशु शर्मा, सरबती गेमर, संजना वर्मा, भारत हिंदी मित्रा, शाबाश, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो देखो सबसे कम प्रभावित, जहाँ सबसे कम मरीज है, सबसे कम मरीज यहाँ पे हैं, तो इसका जो वर्ग अंतराल है यानी कि आयु यहाँ पे मिलेगी हमें। तो 55 से 65 वर्ष में सबसे कम जो लोग हैं इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं। शाबाश, सभी के जो आंसर है वो बहुत बढ़िया आ रहे हैं। नेक्स्ट, कौन सा आयु वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ। देखते हैं इसका कौन जवाब देगा। कौन सा आयु वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जहां सबसे ज्यादा मरीज है। तो सबसे ज्यादा मरीज देखिए आप कहां पे हैं। शिवान जी ने लिखा है सबसे पहले 35 से 45, रजनीश कुमार 35 से 45, हिमांशु 35 से 45, गोल्डी पांचाल 35 से 45, हेमंत सैनी 35 से 45, करण 35 से 45। शाबाश, बिल्कुल। देखो सबसे ज़्यादा जो मरीज है वो कितने हैं, 23। तो इसमें आयु वर्ग कौन सा है, 35 से 45। तो 35 से 45 आयु वर्ग का जो ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर हम पूरे टॉपिक की बात करें तो इसमें हमने क्या सीखा। इसमें हमने सीखा कि सबसे पहली बात तो कि जब हमें कोई डाटा दिया हुआ है तो उसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं। तो कोई भी जो डाटा है उसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे, उसका तुलनात्मक अध्ययन कैसे करेंगे। अब दंड आलेख दिया हुआ है तो किन्हीं दो परिस्थितियों के लिए जो दंड आलेख बना हुआ है उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे और अच्छे से उसको स्टडी करके फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं उनका हम जवाब देंगे। उसके बाद जब हमने डाटा इंटरप्रिटेशन सीख लिया उसके बाद तो हम थोड़ा और आगे बढ़े। तो इसी पे बेस्ड हमने कुछ और क्वेश्चन फिर सीखे हमने। फिर हम पहुंच गए मीन, मोड और मीडियन पे। हमने सीखा कि किस तरह से हम मीन निकालते हैं, फार्मूला क्या है मीन का, किस तरह से हम मीडियन निकालते हैं, मीडियन के लिए क्या फार्मूला रहेगा, और किस तरह से हम मोड यानी कि बहुलक निकालते हैं उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या रहेगा। और अगर हमारे पास जो टेबल बना के दे दिया क्वेश्चन डाटा XI FI की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दे दिया, तो हम मीन कैसे निकालते हैं और किस तरह से हम उस डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो टॉपिक है आपका जो क्लास 9 में चैप्टर 12 है, ये आप जैसे ही आपके स्कूल खुलते हैं तो वहाँ पे यही चैप्टर आपका शुरू होगा। तो इस वीडियो जो लाइव क्लास है इससे आपको उस टॉपिक को विद्यालय में पहुंचने पे, स्कूल में समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। एक बार फिर आप इसकी थोड़ी सी एक रिवीजन कर लें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और कितना हेल्पफुल आपके लिए ये रहा। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।
थैंक यू वेरी मच। आप सभी का जो दिन है वो अच्छा गुजरे, शुभ हो। थैंक यू।